क्रॉनिक फिशर इन एनो, फिशर का घाव अपने आप से बिना इलाज के क्यों नहीं भरता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, कंसल्टेंट गैस्ट्रो सर्जन, आज आपके साथ इस विषय के बारे में डिटेल में बात करने आया हूँ। जो क्रॉनिक फिशर के पेशेंट्स हैं, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि फिशर एक लैट्रिन के रास्ते में लगा हुआ कट है, तो ये कट बिना इलाज के अपने आप से ठीक क्यों नहीं हो जाता। जैसा हम सब जानते हैं, हमारी उंगली में या शरीर के किसी और हिस्से पे जब कभी कट लग जाता है तो वो 2-4-5 दिन के बाद हील हो जाता है, लेकिन फिशर के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? रीज़न नंबर 1, क्योंकि फिशर जो है वो लैट्रिन के रास्ते में लगा हुआ कट है, जहाँ से पेशेंट को रोज़ मोशन पास करना है। तो मोशन पास करने की प्रोसेस में वहाँ पे थोड़ी बहुत इंजरी होना स्वाभाविक है। नंबर 2, जब कट लग जाता है तो कट लगने से वहाँ की नर्व्स एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्फिंक्टर हैं, जो मसल्स हमारे पॉटी के कंट्रोल को गवर्न करते हैं, उनको हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं, वो स्फिंक्टर्स बहुत टाइट हो जाते हैं, स्वतः ही टाइट हो जाते हैं। ब्रेन से मैसेज आता है तो वो परमानेंटली भिजे रहते हैं। ज़्यादा टाइट होने से फिर लैट्रिन का रास्ता और नैरो हो जाता है। जब अगली बार पेशेंट मोशन पास करने जाता है तो उसको और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। थर्ड, जब लैट्रिन का रास्ता बहुत टाइट रह जाता है, ऐसा करने से जो कट लगा एरिया है वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो भी रुक जाता है। सो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचती तो हीलिंग की प्रोसेस नहीं होती। तो यही सब रीजंस हैं कि लैट्रिन के रास्ते में लगा हुआ कट, जिसको हम फिशर बोलते हैं, वो अपने आप से बिना इलाज के भरता नहीं है, और ऐसा करने से ये क्रॉनिक फेज धारण कर लेता है, जिसको हम क्रॉनिक फिशर बोलते हैं, जिसको इलाज की 100% ज़रूरत पड़ती है। तो इलाज क्या हो सकता है? 2 प्रकार से हैं। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है? पहला पर्पस है पेशेंट को पेन रिलीफ देना। सेकंड, फिशर की हीलिंग करवाना। वो हीलिंग कैसे होगी? जब वहाँ की ब्लड फ्लो जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है। सो हम पेशेंट को ऐसी ऑइंटमेंट्स, जेलीज या मलहम देते हैं, मोशन पास करने से पहले लगाने के लिए बोलते हैं, ताकि उस प्रोसेस के दौरान पेन को है रिलीव किया जा सके। दूसरा, कुछ ऐसी ऑइंटमेंट्स हैं जिनसे उस जो लैट्रिन के रास्ते के मसल्स भिज गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, वो रिलैक्स हो सकें कुछ हद तक, ताकि ब्लड फ्लो रिस्टोर किया जा सके। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैट्रिन के रास्ते की सिकाई, जिसको सिट्स बात बोला जाता है, गुनगुने पानी के टब में। ऐसा करने से वहाँ की इरिटेशन हीलिंग इम्प्रूव होती है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं जो लोकल एप्लीकेशन के बारे में मैंने बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि स्टूल को हार्ड नहीं होने देना। सो स्टूल सॉफ्टनर्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ फिशर इन एनो। तो लैट्रिन का जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है, वो सख्त नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज़ करते हैं, और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइटरी चेंजेस, जिसके अंदर हाई फाइबर डाइट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, इसका इंपॉर्टेंस तो कभी भी मिस नहीं किया जा सकता। ये तो पहली चीज़ है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, लैट्रिन को टाइट ना होने दें। तो ये सब चीज़ें मिलके मेडिकल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। बहुत सारे पेशेंट्स क्रॉनिक फिशर इन एनो से जो ग्रसित हैं, उनमें मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करती। मतलब इन सब प्रोसेसेस करने के बावजूद पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं होता, पेशेंट को परसिस्टेंट इरिटेशन रहती है, और उसको डर लगता है मोशन पास करने से। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि लैट्रिन के एक तरफ थोड़ा सा ब्लड जो है स्ट्रीक की तरह, धारी की तरह लग के आता है। तो जब सिम्टम्स बने रहें दवा देने के बावजूद भी, तब रोल आता है सर्जरी का। सर्जरी क्या करते हैं? आज से कुछ दशक पहले फिशर इन एनो की सर्जरी में सिर्फ एनल डायलेटेशन किया जाता था। उसमें ग्लव्ड फिंगर में जेली लगा के अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट की लैट्रिन के रास्ते को डायलेट किया जाता है, ताकि जो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं वो रिलैक्स हो सकें। बट सब्सीक्वेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स सर्जन्स ने रियलाइज़ किया कि ये 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स में इसके बावजूद भी सिम्टम्स बने रहते थे। तो नेक्स्ट सर्जरी आई स्फिंक्ट्रोटमी। स्फिंक्ट्रोटमी का मतलब कि इंटरनल स्फिंक्टर जो है उसका कुछ पोर्शन हम डेलिबरेटली काट देते हैं, कुछ फाइबर्स को, ताकि जो मसल बहुत टाइट हो चुके हैं वो रिलैक्स हो सकें। तो इसका ऑपरेशन का नाम है पार्शियल लैटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रोटमी, PLIS। ये इतनी
इफ़ेक्टिव सर्जरी है कि ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही पेशेंट का पेन जो है वो छू मंतर हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि काश मैंने ये ऑपरेशन पहले करवा लिया होता, ऐसी फीलिंग आती है। मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसा ही बता के जाते हैं कि हमने इसको पहले ऑप्ट क्यों नहीं किया। और इसके बाद ना किसी प्रकार की ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, ना कोई ब्लीडिंग होता है, और नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसको बहुत ही आराम महसूस होता है। तो प्लिस जो है पार्शियल लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी, इसको ओपन मेथड से भी करते हैं, क्लोज्ड मेथड से भी कर सकते हैं, और आजकल लेज़र विधि द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, लेज़र को सुन के लोगों को लगता है कि ये कुछ हाईली एडवांस्ड टेक्निक है, एडवांस्ड वर्जन है सर्जरी का। ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए सर्जरी में हम किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो हम उसको नाइफ से भी काट सकते हैं, सिजर से भी काट सकते हैं, कॉटरी से भी काट सकते हैं। उसी प्रकार लेज़र भी एक प्रकार का यंत्र है बस कटिंग करने का, इसका और कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। सो मतलब की बात यह है कि हमें स्फिंक्टरोटमी करवाना है, मसल्स को, इंटरनल स्फिंक्टर को कुछ हद तक काटना है, मतलब कि इंटरनल स्फिंक्टर्स के कुछ फाइबर्स को काटना है ताकि मसल का स्पाज्म रिलीव किया जा सके। दैट्स द ओनली अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फिशर सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।